नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम 8 सिविल लाइंस देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महादेव सिंह खंडेला ने की है सीएम गहलोत से मुलाकात और जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने की है सीएम गहलोत से मुलाकात। तो आज भी लोगों से मिलने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही बदस्तूर जारी है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का। भारत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारत, बताइए कि आज दिन की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचा मुख्यमंत्री से? बिल्कुल दिव्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत तो फिलहाल अपने आवास पर, और जहां से सुबह से ही अशोक गहलोत से मिलने के लिए उनके समर्थक है उनके आवास पर यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो महादेव सिंह खंडेला है, उनके आवास पर पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत से लगभग 1 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की है। उसके बाद जोधपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें यहाँ पर बधाइयाँ दी है। लगातार सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए जो समर्थक हैं वो लगातार उनके आवास पर पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत भी उनसे यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जैसे कि सूचना हमारे पास आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत तो विधानसभा यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि आज विधानसभा सत्र में सीएम अशोक गहलोत से संबंधित जितने विभाग हैं उनके भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत से संबंधित वित्त विभाग का एक मामला है वो यहाँ पर उठा था, जो कि विधानसभा के सदस्य ने एक मामला यहाँ पर उठाया। तो उन्होंने पूछा था कि जो नई पेंशन योजना है जो फिलहाल लागू की गई है उसके जरिए जो पुरानी पेंशन योजना है वो विभाग के द्वारा कब तक जारी की जाएगी। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की अनुपस्थिति में जो यूडीएच मिनिस्टर हैं शांति धारीवाल, उन्होंने उनके क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि फिलहाल अभी तक इस प्रकार की कोई योजना सरकार की यहाँ पर नहीं है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर है। कुछ देर के बाद वो विधानसभा के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत लगातार अपने समर्थकों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत को जननायक यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि जब से आप देख सकते हैं कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले से ही समर्थकों का सिलसिला है वो लगातार उनके आवास पर आने का जारी है और वो अभी तक सिलसिला थमा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अशोक गहलोत के आवास के बाद समर्थकों का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आज सीएम गहलोत से मुलाकात की है, तो क्या छात्रों के संबंध में कोई मांगे भी रखी गई मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, आपको बता दूं कि खुद सीएम अशोक गहलोत हैं वो खुद जोधपुर से आते हैं और वहीं अगर बात की जाए छात्रों की तो छात्रों से वो बेहद लगाव चाहते हैं जब वो किसी भी प्रकार की मांग हो। आज जोधपुर छात्र संघ का अध्यक्ष ने यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। हालांकि अभी तक ये मामला सामने नहीं आया कि किस मुद्दे को लेकर उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की या फिर उन्हें सीएम अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री बनने पर यहाँ पर बधाई उन्होंने दी है। लेकिन फिलहाल कुछ भी ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत छात्रों के प्रति यहाँ पर लगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा है चाहे वो आरपीएससी की बात हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तिथि को लेकर आगे बढ़ाने की बात हो, अशोक गहलोत ने बाकायदा छात्रों की बातें यहाँ पर सुनी है और तमाम जो छात्रों की मांगे उनको यहाँ पर पूरा किया। क्योंकि आरपीएससी को आप देख सकते हैं कि कई लंबे अरसे से छात्रों की मांगे चली आ रही थी कि आप जो आरएस की माफ़ कीजिएगा आरएस की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने की बात है वो यहाँ पर सरकार ने भी मानी थी और आरपीएससी को पत्र लिखा था, जिसके बाद आरपीएससी ने अब आरएस की जो परीक्षा तिथि उसको आगे खसकाने का निर्णय लिया है। फिलहाल अभी आरपीएससी ने वो तिथि यहाँ पर जारी नहीं की, लेकिन जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत छात्रों के प्रति संवेदनशील है उससे लगता है कि जिस प्रकार से जोधपुर छात्र संघ जहाँ पर उनसे मुलाकात करें, अगर कोई भी मांग वो सीएम अशोक गहलोत के सामने रखते हैं तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी की जाएगी। भारत, और देखिए जो 36 कौमों का साथ है और जो प्यार है उसका जिक्र बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से किया भी जाता रहा है और इस बात का जिक्र जो है फिर चाहे वो चुनाव प्रचार के दौरान हो या फिर जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए तब भी वो करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते तो हैं बड़ी उम्मीदों के साथ और वो उम्मीदें जब पूरी हो जाती हैं तो खुश होकर यहाँ से वापस भी लौटते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे जननायक नेता है जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं। बात चाहे हिंदू मुस्लिम की हो, चाहे सिख की ईसाई की हो, तो वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं और उनके आवास पर इस तरह का नज़ारा है कई बार यहाँ पर देखने को मिला। आपको बता दूं कुछ दिनों पहले जब गुरु नानक जयंती यहाँ पर थी तो उस वक्त भी सीएम अशोक गहलोत के आवास सिख समाज के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे, मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो सभी समाजों को लेकर अशोक गहलोत है वो यहाँ पर राजस्थान के विकास की लगातार प्रयासरत हैं और हमेशा से ही सीएम अशोक गहलोत हैं वो 36 कौमों को
नेता के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। यही कारण है कि आज जननायक के तौर पर उनकी छवि बनी है और लोगों का जो प्यार है वो उनके लिए लगातार उमड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि आवास पर जिस तरह के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं, ना केवल एक ही कौम यहाँ पर देखने को मिलती है बल्कि 36 कौम के लोग हैं वो अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल भारत। और देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो तो फतेह कर लिया कांग्रेस ने, और खासतौर पर जो बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री ने उसमें वो सफल भी हो गए, लेकिन अगला पड़ाव जो है वो भी काफी कठिन रहने वाला है। हालांकि रणनीति जो है अंदर खाने इसके लिए तैयार हो रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी देने के लिए तैयार है कांग्रेस को। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार कल विधानसभा के बाद जब अशोक गहलोत निकले थे उस मीडिया से बात कर रहे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी ने अब भुगत लिया है और अब केंद्र सरकार की बारी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने भाजपा पे यहाँ पर करारा कटाक्ष वो यहाँ पर किया था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा मंथन के जरिए अपनी 25 के 25 सीट लोकसभा की यहाँ पर लाना चाहती है, उसकी तैयारी वो यहाँ पर शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को 3 राज्यों में यहाँ पर खासा सफलता यहाँ पर मिली थी। उसके मद्देनजर देखते हुए लगातार कांग्रेस है वो लोकसभा चुनावों को फतेह करने की तैयारी में लग चुकी है। भाई बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी मिशन 25 को लेकर यहाँ पर चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेकर यहाँ पर रायशुमारी लगातार की जा रही है, उनसे यहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस किसी प्रकार की कोई कमी है वो यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है। जी दिव्या। चलिए शुक्रिया आपका भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज एक्स चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी सरकार और पार्टी से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। गहलोत ने पार्टी की रणनीति और भविष्य की नीतियों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने अपनी सरकार और पिछली सरकार की तुलना पर भी जवाब दिए। इस दिलचस्प इंटरव्यू के कुछ पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में प्रदेश के हालात पर खुलकर बात की। उन्होंने पिछली सरकार और अपनी सरकार के तुलनात्मक सवालों का बेहद ही सधे शब्दों में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली सरकार से लेकर अब तक राजस्थान की राजनीति में क्या अंतर आया है, तो उन्होंने मनरेगा का जिक्र करते हुए बदलाव की चर्चा की। उसमें अकाल सुबह पड़ते रहते थे। बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी लेके आई वो नरेगा, नरेगा, उसके बाद में हालात बिल्कुल बदल गए। पहले अकाल सूखा पड़ते ही चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चिंतित होते थे क्या होगा। रोजगार दो अलग से, फिर गायों के लिए चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, सारे काम करने पड़ते थे उस वक्त में। अब आपका नरेगा आने के बाद में बहुत कुछ राहत मिली है, बहुत कुछ राहत मिली है। जब उनसे वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया और वसुंधरा सरकार पर इन योजनाओं के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। तमाम हमारी स्कीमों को कमजोर कर दिया जो चल रही थी, वेलफेयर स्कीम थी। रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट था, मेट्रो आना था जयपुर में सेकेंड फेज, आदिवासियों में जाना था, ब्रॉडगेज स्कीम थी, हाँ। फ्री मेडिसिन की, फ्री जाँच की, जिसमें हमने डायलिसिस भी फ्री कर दिया, सोनोग्राफी का भी फ्री कर दी, ब्लड टेस्ट फ्री कर दिए। उन स्कीमों को इनको और बढ़ाना चाहिए था बड़े रूप में, उसकी बजाय ये भामाशाह एक नई योजना लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि आपको कब लगने लगा था इलेक्शन से पहले कि आपकी सरकार आने वाली है, तो उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से उत्तर दिया। जब मुझे दिल्ली भेजा गया तब भी मैंने राजस्थान वालों को कहा था मैं थासू दूर नहीं, मतलब हिंदी में मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मेरा ये स्लोगन था उस वक्त में भी। और फॉर्चुनेटली मुझे जिम्मेवारी मिल गई हाईकमांड से कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं आ गया। सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस की रणनीति से जुड़े सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। जब उनसे राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बड़ा सूझबूझ भरा जवाब दिया। परसेप्शन बनाया गया जिस प्रकार षड्यंत्र करके, हाँ। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हाँ। जी, मुस्लिम तो डेमोक्रेसी के अंदर जब तक अगर मुल्क को एक रखना है, अखंड रखना है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, शहीद हो गई देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 90,000 कर्नल जनरल सैनिकों का सरेंडर करवा दिया हमारे जनरल के सामने। उस महिला प्रधानमंत्री को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी।
उस देश के अंदर सब जानते हैं कि जब तक सभी धर्म, सभी जातियों लोग साथ नहीं रहेंगे, सभी भाषा बोलने वाले लोग साथ नहीं रहेंगे, तब तक मुल्क एक नहीं रह सकता। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले, 402 सीटें थी वहाँ यूपी के अंदर, एक टिकट नहीं दिया मुस्लिम माइनॉरिटी को। राजस्थान 200 सीटें थी, मुश्किल से बाद में एक टिकट दिया, मजबूरी में जब सचिन पायलट खड़े हो गए टोंक के अंदर। तब अगर परसेप्शन बन गया कांग्रेस के बारे में, और राहुल गांधी जी अगर मंदिरों में गए और परसेप्शन ये बन रहा है कि राहुल गांधी जी ये कांग्रेस पार्टी मुसलमान की पार्टी नहीं, ये सबकी पार्टी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है। और मंदिर जाने में किसी को ऐतराज क्यों? महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल न करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने भविष्य की संभावनाओं का जिक्र किया। कोई मायूसी नहीं है, ये तो महागठबंधन होगा। कुछ पार्टियां प्री पोल अलायंस में आएगी, कुछ पार्टियां पोस्ट पोल में आएगी, इतना ही फर्क है। थर्ड फ्रंट की संभावना पर सवाल को अशोक गहलोत ने काल्पनिक करार दिया। कुछ नहीं होने वाला है, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये भ्रम निकाल दे कोई भी, ना बनने चाहिए। उन्होंने मौका गंवा दिया, उनको मौका मिला था 30 साल के बाद में, राजीव गांधी के बाद में स्पष्ट बहुमत लाने वाला नरेंद्र मोदी जी है। उनको 56 इंच का छीना जो उन्होंने कहा था वास्तव में रखना चाहिए था, सबको साथ लेके चलते, तो मैं समझता हूँ आज स्थिति ये नहीं बनती उनकी। अब काल्पनिक सवाल का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? अशोक गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। हर सवाल का वे बड़ी चतुराई और बेबाकी से जवाब देते हैं। ऐसे ही उन्हें कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि अशोक गहलोत का मतलब राजनीति की गहरी समझ वाला एक सुलझा हुआ इंसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमकर बरसे, और चाहे मुद्दा स्वाइन फ्लू का हो या फिर आबकारी विभाग और अवैध बजरी खनन का हो, अशोक गहलोत अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्षियों को चुप कराते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या राजस्थान में, उन्होंने केवल 5 साल नाम बदलने का ही काम किया और इसलिए वो विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस ने सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए जो बलिदान दिया था उसके लिए उन्हें भारत रत्न मिला था, और इसके बावजूद भी बिना सोचे बिना कारण के पूर्व की सरकार ने सेवा केंद्रों का नाम बदल दिया। पिछली सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी सेवा केंद्रों के नाम अटल सेवा केंद्र रख दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विस्तार से अपनी राय रखी। उन्होंने नाम बदले जाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने इन केंद्रों के नाम दोबारा बदले जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उन्होंने राजीव गांधी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को भी जोड़े रखने का मन बना लिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र के नियम और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इन केंद्रों के नाम दोबारा राजीव गांधी के नाम पर रखने की बात कही। अटल सेवा केंद्र कर दिया, जबकि पूरे देश के अंदर सब राज्यों में वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। पर इनकी जो सोच है जिस प्रकार नाम बदलने की, वो केंद्र में भी और राज्यों में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर स्कीम के नाम बदले गए। इसकी बजाय अगर आप नई स्कीम बनाते, उस पर नाम लिखते, या दीनदयाल उपाध्याय जी का हो या और किसी का हो, तो किसी को एतराज नहीं होता। जो स्कीमें चलती है उसी का नाम बदल के आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें कटुता पैदा होती है, माहौल खराब होता है। इन्होंने इन बातों का एहसास नहीं किया। अब इनको भुगतना ही पड़ेगा। भुगत रहे हैं, राजस्थान में भुगत लिया, अब केंद्र की बारी है। नंबर 2, जो राजीव गांधी एक महान व्यक्ति थे जो शहीद हो गए देश के लिए। राजीव गांधी भारत रत्न मिला हुआ था उनको। राजीव गांधी ने जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम के अंदर जो अकॉर्ड किए, वो पूरी दुनिया जानती, देश जानता है। क्या हालात थे उस वक्त में आसाम के, कोई सोच नहीं सकता था। नाम बदलने कोई तुक भी नहीं था। आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं, कहा नाम बदला क्यों। फिर भी मैंने कहा उस वक्त में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो अब हम, क्योंकि वाजपेयी जी को भी मिला हुआ भारत रत्न है, हम इनकी तरह हमारी सोच नहीं है। हम चाहेंगे कि राजीव गांधी का नाम जुड़े, तो राजीव गांधी अटल सेवा के अंदर, अटल का मतलब अटल भी हो जाएगा।
ये हमारी सोच थी। पर क्योंकि हाईकोर्ट में जो पेल फाइल हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ना कुछ सब जोड़ सकती है ना निकाल सकती है, क्योंकि भारत सरकार का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। अगर इन्होंने बदल भी दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने राजस्थान में, तब भी भारत सरकार के कागजों के अंदर आज भी राजस्थान के अंदर राजीव गांधी सेवा केंद्र ही है। उन्होंने इनको मना भी कर दिया कि हम आपके नाम लिखने से हम उसको मान्यता नहीं देते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो राजीव गांधी सेवा केंद्र ही रहेगा। इसलिए अब जो सरकार हमारी आई है तो हमारे लिए तो जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो भारत सरकार का जो कानून के अंदर जो लिखा हुआ है नाम पूरे देश के लिए, तो राजीव गांधी सेवा केंद्र वापस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि वो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा देगी। मद्य संयम नीति को सख्ती से लागू करवाने के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछली सरकार पर आबकारी विभाग में लूट मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा सीएम गहलोत ने, आइए आपको सुनाते हैं। आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मचाई सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपये वसूल किए गए। पूरे राजस्थान से लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं। मशीनरी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे ऐसे कामनामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने अवैध बजरी खनन को लेकर भी पूर्ववर्ती सरकार को घेरा। बजरी के अंदर भी यही मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 में बेचो, 40,000 में बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 5 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज तक। स्वाइन फ्लू की बिगड़ती स्थिति पर सवाल के जवाब में सीएम ने इन हालातों के लिए गत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी सरकार के समय विधायक की स्वाइन फ्लू से मौत के मामले का भी जिक्र किया। अब स्वाइन फ्लू को लेके अभी हाउस में मैं देख रहा था, इनके वक्त में जो लापरवाही थी, इसीलिए आंकड़े बढ़ते गए इनके वक्त में। और तो इनके खुद की विधायिका मांडलगढ़ की, वो स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई और ये बचा नहीं पाया उसको। सरकार की लापरवाही थी। लापरवाही का नमूना है कि वर्तमान विधायक जो थी इनकी उस समय में मांडलगढ़ से, उसकी जान चली गई। तो आप सोच सकते हो कि ये लापरवाही का नमूना है। पूरी सरकार ने जो लापरवाही से सरकार चलाई गई। स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार की तैयारियों को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य टीमें बनाई गई हैं, लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं, जिससे लोगों की बीमारी का जल्द ही पता लग पा रहा है और इलाज में आसानी हो रही है। सरकार ने तो देखो टीमें भेजी, पाली में भी, जोधपुर में भी, सब जगह हमने लैब बनाई है। हमारे वक्त में लैब बनी है, पहले कोई लैब ही नहीं थी राजस्थान में। पहले टेस्ट के लिए भी खून का नमूना जाता था पूना और दिल्ली जाता था। ये तो हमारी सोच थी, दूरदृष्टि थी। हमने 7-8 लैब बना दी है। 24 घंटे के अंदर नमूना से रिपोर्ट आ जाती है, तो उसका फ़ायदा रास्तों को मिल रहा है। मंत्री ने जवाब दे दिया कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं, हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू के नियंत्रण में मुख्यमंत्री ने जन भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने स्वाइन फ्लू के लक्षण नजर आने पर टेमीफ्लू दवाई लेने की भी सलाह दी। साथ ही जन जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया। पर ये बीमारी ऐसी, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी
कि जैसे ही खांसी जुकाम हो और टेमी फ्लू की गोली ले ले। टेमी फ्लू गोली वो है जो नुकसान नहीं करती है। तो जागरूकता का अभियान बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मीडिया को भी चलाना चाहिए, हम भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्ववर्ती सरकार पर खराब गवर्नेंस के आरोप जड़े। उन्होंने रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, कोच फैक्ट्री जैसे कई मसलों का जिक्र कर पिछली सरकार को घेरा और 26% भागीदारी पर भी सवाल उठाए। मैं बार बार कहता हूँ, वसुंधरा जी को इतना भारी बहुमत मिला इतिहास में 163। वो जवाब दे जनता को कि आपने लापरवाह होकर प्रशासन शासन क्यों किया। रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, कोच फैक्ट्री, ये क्या ये अपने किया कि उस उम्र के परे 26% भागीदारी क्यों। पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। अब इनको पूछो 4 साल के बाद में नया एग्रीमेंट किया, उसमें 26% भागीदारी क्यों रखी। फिर कोई जवाब है इनके पास में। इस प्रकार से मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा किया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तत्परता के साथ काम किया है उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार की तत्परता और कमिटमेंट भी नजर आ रहा है। आबकारी विभाग से लेकर आवास और स्वास्थ्य की दिशा में जिस तेजी से काम हुआ है उससे प्रदेश की जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के उस पार देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम हमारा राजस्थान, जिसको पेश करेंगी हमारी सहयोगी पूनम शर्मा।